नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने आजकल काफी हलचल मचाई हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीबीएसई के नए 3 लैंग्वेज रूल की। क्लास 9 और 10 के लिए जुलाई 2026 से लागू होने वाले इस नियम की आज हम पूरी गहराई से पड़ताल करेंगे। आज की चर्चा के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। 3 भाषा नियम असल में है क्या, बोर्ड एग्जाम्स पर इसका क्या असर होगा, इसके पीछे की फिलॉसफी, हिंदी थोपने का वो चर्चित विवाद, इसे जमीन पर उतारने की प्रैक्टिकल चुनौतियां और आखिर में हम देखेंगे कि बहुभाषावाद का भविष्य क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला सेक्शन 3 भाषा नियम और समझते हैं ये R1, R2 और R3 का पूरा कॉन्सेप्ट। जुलाई 2026 से लागू होने वाले इस नए सीबीएसई नियम के तहत क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट्स को अब R1, R2 और R3 के नाम से 3 भाषाएं चुननी होंगी। और इस पूरे नियम की सबसे बड़ी बात यह है कि इन 3 में से कम 2 भाषाएं मूल रूप से भारतीय होनी ही चाहिए। इससे थोड़ा ऐसे समझते हैं। पहले क्या होता था, अक्सर बच्चे एक साथ फ्रेंच और जर्मन जैसी 2 विदेशी भाषाएं चुन लिया करते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 2026 के बाद से कोई विदेशी भाषा चुनने से पहले छात्रों को अपनी शिक्षा की नींव भारतीय भाषाओं में मजबूत करनी ही पड़ेगी। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, जो उस मुद्दे से जुड़ा है जो शायद सबसे ज्यादा टेंशन देता है, अकादमिक दबाव और 10वीं के बोर्ड एग्जाम्स। हर किसी के मन में ये सवाल जरूर आता है कि क्या इस तीसरी भाषा में कम नंबर आने से कोई स्टूडेंट 10वीं के बोर्ड एग्जाम में फेल हो सकता है। पढ़ाई का प्रेशर वैसे ही इतना ज्यादा है, तो ये पूछना तो बिल्कुल बनता है। लेकिन यहाँ सीबीएसई ने एक बहुत बड़ी राहत दी है। ये जो तीसरी भाषा या R3 है ना, इसका कोई एक्सटर्नल बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। इसका इवैल्यूएशन सिर्फ स्कूल के इंटरनल असेसमेंट के जरिए किया जाएगा। मतलब इस सब्जेक्ट की वजह से कोई फेल नहीं होगा, हालांकि इसके मार्क्स फाइनल सर्टिफिकेट पर जरूर छपे होंगे। आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ और समझते हैं कि आखिर इस पॉलिसी के पीछे की फिलॉसफी क्या है और इससे जुड़ा कॉग्निटिव साइंस क्या कहता है। सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए कि ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं है। दरअसल देश को जोड़ने के लिए 1968 में ही कोठारी कमीशन ने इस फॉर्मूले की नींव रख दी थी। फिर 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इसे आगे बढ़ाया, 2023 के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने इसके साथ तालमेल बिठाया और अब जाकर 2026 में इसे सख्ती से लागू किया जा रहा है। अब जरा 85.7% के इस नंबर पर गौर कीजिए। ये बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। भाषा विज्ञान के एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जब बच्चों को स्कूल के शुरुआती 3 सालों में संथाली या मगही जैसी अपनी मातृभाषा के बजाय किसी बिल्कुल ही नई भाषा में पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है, तो स्कूल छोड़ने वाले बच्चों का ड्रॉप आउट रेट इतना ज्यादा हो जाता है। सिर्फ बच्चों को स्कूल में बनाए रखने के लिए ही नहीं, बल्कि ग्लोबल रिसर्च ये भी साबित करती है कि एक से ज्यादा भाषाएं सीखने से कॉग्निटिव एबिलिटीज बहुत तेजी से बढ़ती हैं। इससे याद रखने की क्षमता बेहतर होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ते हैं और अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड्स को समझने की क्षमता भी विकसित होती है। इन सब फायदों के बावजूद इस मुद्दे पर काफी राजनीति भी हुई है। तो आइए चौथे सेक्शन में देखते हैं हिंदी थोपने वाले उस बड़े विवाद को। इस मुद्दे को बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखना चाहिए। सपोर्टर्स का कहना है कि भाई कोई भी एक भाषा जबरदस्ती नहीं थोपी जा रही। स्टूडेंट्स 19 भारतीय भाषाओं में से अपनी मर्जी की कोई भी 2 चुन सकते हैं। लेकिन तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों के आलोचकों का डर है कि ये अप्रत्यक्ष रूप से हिंदी का दबदबा कायम करने की एक कोशिश है और वो अपनी पुरानी तमिल और अंग्रेजी वाली 2 लैंग्वेज सिस्टम को ही बेहतर मानते हैं। चलिए राजनीतिक डिबेट्स को किनारे रखते हैं। अब 5वें सेक्शन में बात करते हैं उन प्रैक्टिकल चुनौतियों की जो स्कूलों को असलियत में फेस करनी पड़ेंगी। ग्राउंड रियलिटी ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है। जरा सोचिए, उत्तर भारत के किसी छोटे शहर या गांव के स्कूल में तमिल या तेलुगु पढ़ाने के लिए टीचर्स कहां से आएंगे? ट्राइबल या क्लासिकल लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स ढूंढना स्कूलों के लिए वाकई एक बहुत बड़ा सिरदर्द होने वाला है। इन कमियों से निपटने के लिए सीबीएसई ने कुछ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच सुझाए हैं, जैसे स्कूलों के बीच टीचर्स को शेयर करना, वर्चुअल या हाइब्रिड क्लासेस का इस्तेमाल करना, रिटायर्ड टीचर्स को वापस बुलाना और यहां तक कि 9वीं क्लास में एकदम नई भाषा सीखने वालों के लिए कुछ समय तक 6ठी क्लास की किताबें इस्तेमाल करना। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, बहुभाषावाद का भविष्य, लोकल रूट्स बनाम ग्लोबल डिमांड्स। शिक्षाविदों का मानना है कि 5 से 10 साल की उम्र नई भाषाएं सीखने के लिए सबसे बेस्ट होती है। इस उम्र में बच्चे कई भाषाएं आसानी से सीख सकते हैं, लेकिन सीबीएसई का ये नियम 9वीं और 10वीं क्लास में लागू होता है, जब बच्चों के दिमाग की नई भाषाएं सीखने की वो सबसे पीक एबिलिटी निकल चुकी होती है। और फिर बात आती है इस 80 करोड़ के नंबर की। दुनिया भर में एआई जिस तेजी से बढ़ रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक ट्रांसलेशन और ऐसी करीब 80 करोड़ नौकरियों पर खतरा मंडरा सकता है। तो ऐसे में आलोचक पूछते हैं कि क्या विज्ञान और गणित यानी स्टेम विषयों पर फोकस करने के बजाय जबरदस्ती कोई नई भाषा सिखाना आज के दौर में कितना प्रैक्टिकल है?
कुछ ग्लोबल एजुकेशन एक्सपर्ट्स का तो यहां तक कहना है कि अगर हमें सच में दुनिया भर में कम्पीट करना ही है तो चीनी या जर्मन जैसी हाई डिमांड विदेशी भाषाएं सिखाना फ्यूचर के लिए शायद ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो अंत में ये एक बड़ा सवाल हम सबके सामने खड़ा होता है, क्या इंस्टेंट एआई ट्रांसलेशन और ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी के इस दौर में हाई स्कूल में तीसरी क्षेत्रीय भाषा को अनिवार्य बनाना सच में हमें भविष्य के लिए तैयार कर रहा है, या फिर ये महज हमें अतीत से बांधे रखने की एक कोशिश है? ये वाकई सोचने वाली बात है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।